सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं प्रणव कुमार आप सबका प्रज्ञानम जेएनयू की ओर से आज के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम प्रज्ञानम जेएनयू के मंच के लिए विशेष है। आज का विषय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सामाजिक एवं सांस्कृतिक योगदान। इस विषय को रखने के लिए हमारे साथ इस विषय के सुप्रसिद्ध विद्वान एवं वक्ता है। मैं आज के कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए माननीय डॉक्टर रतन शारदा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं उनका बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं। नमस्कार मित्रों, आज के कार्यक्रम की रूपरेखा में संक्षिप्त रूप से आपके सामने रखता हूं। सर्वप्रथम प्रोफेसर रजनीश मिश्रा जी कार्यक्रम की भूमिका रखेंगे तथा मुख्य वक्ता का स्वागत करेंगे। प्रोफेसर रजनीश मिश्रा जी जेएनयू में संस्कृत के प्रोफेसर हैं और अभी वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर भी हैं। मैं प्रोफेसर रजनीश मिश्रा जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उसके उपरांत मुख्य वक्ता का उद्बोधन होगा जो लगभग 45 से 50 मिनट का रहेगा। उसके पश्चात प्रश्न एवं उत्तर का भाग लगभग 15 मिनट का होगा। अंत में समापन टिप्पणी एवं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर संजय झा जी हमारे साथ हैं। संजय जी कोरियाई भाषा के विद्वान हैं एवं जेएनयू के में अध्यापक भी हैं। संजय जी प्रज्ञानम जेएनयू के एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ भी हैं। मैं संजय जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार। अब मैं प्रोफेसर रजनीश मिश्रा जी से सादर आग्रह करता हूं कि वह कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। प्रोफेसर रजनीश मिश्रा जी, सर अनम्यूट कर लीजिए सर प्लीज। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकल्प प्रज्ञान के आज के सत्र में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे बीच इस विषय के जो विषय आज के लिए निर्धारित है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सामाजिक एवं सांस्कृतिक योगदान, इस विषय के सबसे विद्वान वक्ताओं में अग्रणी और प्रामाणिक वक्ताओं में अग्रणी डॉक्टर शारदा रतन जी हैं। उनका मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। सर आपको नमस्कार। प्रज्ञान के श्रृंखला में अनेक महत्वपूर्ण व्याख्यान हुए हैं और ये सभी संग्रहणीय हैं, आगे हमारे लिए बड़े मार्गदर्शन का काम करेंगे इस विश्वविद्यालय में भी और राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर भी। और इसी श्रृंखला में हम आज का भी व्याख्यान सुनने जा रहे हैं। जैसा कि विषय दिया गया है और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, यह एक अवधारणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक परिवार के रूप में, विश्व जिस तरह का जिस समय इसकी स्थापना थी उस समय भी चुनौतियां कम नहीं थी। अत्यधिक विरुद्ध वातावरण में भी जिन महापुरुषों ने इसका स्वप्न देखा, ऐसे परिवार का और ऐसे संघ का, और विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में भी जिन्होंने अपना कार्य निरंतर चलाए रखा और इसमें समाज जुड़ता रहा और अपनी भूमिका भी पहचानता रहा, उसको निश्चित करता रहा, उसके लिए जितने प्रकार के त्याग हो सकते थे वो भी किया। तो आज उसका प्रतिफलन इस विशाल परिवार के रूप में है और हम ये शायद आरंभ से ही हम ये समझ रहे थे और अपने जो संस्थापक जो गुरुजी हैं उन लोगों के समय से ही कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं होती है और वो किसी भी तरह से सार्थक नहीं हो सकती। एक पक्षीय राजनीतिक स्वतंत्रता, सबसे आवश्यक है चैतन्य की स्वतंत्रता, और वो इसी को लक्ष्य करके हम अपने समाज और संस्कृति को समझ भी सकते हैं, उसकी पुनर्रचना या उसकी संस्थापना भी कर सकते हैं जो सुदृढ़ होगा। तो आज तो यह देखने में मिलता है कि
ये तो इतना विशाल वट वृक्ष है जिसकी हजारों शाखाएं हैं। अब इस शाखा का आगे कैसे पल्लवन पोषण होता रहे, इस ओर हमें ध्यान देना है। आज के माननीय वक्ता डॉक्टर शारदा रतन जी के बारे में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं उनके परिचय के रूप में। आप सभी उनसे भली भांति परिचित हैं, उनके कार्यों से, उनके भाषणों से, वक्तव्यों से, लेकिन एक औपचारिक परिचय मैं आप सबके लिए देना चाहता हूं, जो हमारे नए साथी जुड़े हैं, नए लोग जुड़े हैं, उनके लिए भी। आपने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर ही अपना डॉक्टरेट किया है, अपनी विद्या वारिधि की उपाधि प्राप्त की है, और आप एक बहुत ही प्रख्यात और प्रामाणिक लेखक, समाचार पत्रों में स्तंभ लेखक, और जो टीवी डिबेट होता है उसमें आप बहुत ही प्रखर पैनलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। आपकी 9 पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनमें 7 तो आरएसएस पर ही है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर ही। और ये चीज हमें बताती है कि यदि हमें इस परिवार को, इस संघ को, इस संस्थान को, जो एक संस्थान से एक कैसे एक आंदोलन बनता है, इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी वैचारिक यात्रा को समझना है, तो आपके ग्रंथों का अध्ययन कितना महत्वपूर्ण होगा सबके लिए। 7 पुस्तकें, जैसा मैंने कहा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर आधारित हैं। एक पुस्तक गुरु नानक देव जी पर है और एक डिजास्टर मैनेजमेंट पर। आपने 2 पुस्तकों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसमें एक द इनकम्पैरेबल गुरुजी और दूसरी एमएस गोलवलकर जी, हिज विजन एंड मिशन। आपके द्वारा कोई 12 ग्रंथ संपादित हैं, और आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में जो आरएसएस पर, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर है, उनमें कुछ का उल्लेख मैं करना चाहता हूं, जैसे आरएसएस 360 डिग्री, संघ एंड स्वराज, आरएसएस इवोल्यूशन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू मूवमेंट, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद की जीवन यात्रा, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, द आरएसएस वे। आपने इन पुस्तकों के प्रणयन के अतिरिक्त आपने भारत से बाहर कई देशों की यात्राएं की हैं। आप एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं, और 1975 से 77 तक इमरजेंसी के दौरान आप कारावास भी देख चुके हैं। उस त्रासदी को भी आपने बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर अनुभव किया है। आप विश्व केंद्र जो मुंबई में है, उसके फाउंडर सेक्रेटरी 8 वर्षों तक रहे। आप कई शैक्षिक संस्थानों के और जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके एडवाइजर भी रहे हैं, अभी भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके अनुभव, आपकी विद्वत्ता का लाभ इन सभी संस्थाओं को मिल रहा है। तो ये हमारे लिए आज परम सौभाग्य का विषय है कि श्री शारदा रतन जी हमारे साथ हैं, और उनके वक्तव्य से, उनके व्याख्यान से हम सभी लाभान्वित होंगे, हमारा मार्गदर्शन होगा, हमारे ज्ञान में श्रीवृद्धि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत करता हूं इस मंच पर। नमस्कार। धन्यवाद जी। मुझे बोलना शुरू करना है? जी 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 सर, जी सर, जी सर। तो आज का जो विषय है, जैसे इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सामाजिक एवं सांस्कृतिक योगदान। संघ की यात्रा बड़ी लंबी है। आने वाले 2 वर्षों में 100 साल पूरे होंगे, और 100 साल पूरे होने वाली कितनी संस्थाएं जीवंत रही हैं, कितनी बड़ी हैं, इसका उदाहरण जो है समाजशास्त्र के लोग बैठे हैं, विद्वान। जेएनयू का एक विद्वान गण यहाँ बैठा है। मेरा सौभाग्य ऐसे विद्वानों को आज बोलने का मुझे मौका मिल रहा है, कुछ बताने का। तो 100 साल में संस्थाएं तो बढ़ जाती हैं, कट जाती हैं, टूट जाती हैं, लेकिन ये एकमात्र संस्था है जो लगातार बढ़ रही है। दूसरी बात, पिछले 100 सालों में भारत के अंदर 4 विचारधाराएं मुख्य रूप से चली। उसी समय पैदा हुई, उसी समय आगे बढ़ी। कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में ऑफिशियली, अनऑफिशियली 1921, ऑफिशियली 1925। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी मूवमेंट जो कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से चली थी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ऐसी 4 बौद्धिक विचारधाराएं भारत में पनपी पिछले 100 साल में। लेकिन बाकी 3 जो है वो लगभग मृतप्राय है या मृत हो गई। उनका अलग स्वरूप, कम्युनिस्ट पार्टी का अलग स्वरूप,
विचारधारा का न्यू लेफ्ट के नाम पे चल रहा है, जिसका अधिक जो माइंड स्पेस है वो कल्चरल इश्यूज पर है और वहाँ निश्चित रूप से प्रभाव है, जेएनयू उसका सामने सबूत है। लेकिन एज अ पॉलिटिकल मूवमेंट वो भी फेल हुई। तो बाकी तीनों संस्थाएं जो है वो एक एक करके संगठन अपना शक्ति खोते गए, समाप्त होते गए। केवल संघ ऐसा संगठन था जो लगातार बढ़ता गया। तो उसके बढ़ने के पीछे का कारण, उसके बढ़ने के पीछे के कई रहस्य हैं, कई जानकारियां हैं जो मैंने पुस्तकों में भी लिखी है, आप भी सुज्ञ लोग हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन एक बड़ी बात देखने वाले कि इस विचारधाराओं में जो विचारधारा बिल्कुल दरकिनार थी, जिसको कोई पूछता नहीं था, पॉलिटिकल अनटचेबल था, जो विचारधारा सामाजिक और राजनीतिक विचारों का केंद्र बिंदु बन गई है, धुरी बन गई है, ये सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी अगर हम देखें कि इसके पीछे यात्रा में क्या क्या काम हुआ, तो अगर हम शुरू से देखना चाहें तो डॉक्टर जी का जो पहले से ही जो स्वभाव था, जो संघ का पिंड उन्होंने जो खड़ा किया, वो था समाज सुधार का, समाज रिफॉर्म्स का। इनफैक्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसके पहले ही पेज पर कि समाज के अंदर जो कुव्यवस्थाएं हैं उनको दूर करने के बारे में भी जिक्र है और समाज को संगठित करने के बारे में उसकी जानकारी है। अगर डॉक्टर जी का व्यक्तिगत आप जीवन देखेंगे तो उन्होंने एक विधवा, एक छोटी वय की लड़की को शादी होने से इनकार किया, उसको अपने अपने पैटर्नशिप में लिया और उनको बाद में बड़ी होने का तो उसकी शादी की। एक ऐसी लड़की जिसको उसके चाचा ने बताया डॉक्टर जी को कि ये अपने से बहुत बड़ी उम्र के लड़के व्यक्ति के साथ शादी हो रही है और इसको पसंद नहीं है, तो डॉक्टर जी ने उसके लिए विशेष योजना बना के उस लड़की को वहां से घर से भगाया और उस मित्र के साथ लेकर गए, आगे चलकर उसका अच्छे घर में विवाह किया। उसके कारण वो परिवार नाराज भी था, उनके ऊपर केस भी हुआ, लेकिन उनका दृढ़ मत था कि लड़की अगर तैयार नहीं है तो इस प्रकार से उसको फंसाना ठीक नहीं है। तो ऐसा एक उदाहरण मैं डॉक्टर जी का दे सकता हूँ कि जिन्होंने समाज सुधार के लिए लगातार बहुत खुल के विषय रखे, हमेशा उसका आग्रह किया और उसके लिए साथ दिया। जब राष्ट्रीय सेविका समिति 1936 में बनी और मौशी केलकर चाहती थी कि वो संघ के में महिलाओं को स्थान हो, तो उन्होंने कहा मैं तो कुंवारा हूँ, मैं तो शादी नहीं की और मुझे तो महिलाओं के बारे में कुछ पता नहीं, आप संगठन चलाइए, मैं आपको पूरा साथ दूंगा। और उन्होंने पूरा साथ दिया। एक अधिकारी हमेशा संघ का राष्ट्रीय सेविका समिति के साथ कोऑर्डिनेशन करने, उसको सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो महिलाओं की सबसे बड़ी जो मूवमेंट है उसको बल देने वाला भी संघ था। सारी महिला संगठन मिला भी लेंगे तो भी इतना संख्या नहीं है जिस संख्या में समाज के ऊपर राष्ट्रीय सेविका समिति का कार्य है, तो विश्व भर में है। अगर हम परम पूजनीय गुरु जी की तरफ आते हैं तो हम देखेंगे गुरु जी का भी जो था एक स्वभाव, वो जिस प्रकार का उनके ऊपर आरोप लगता है उससे बहुत अलग, जातिवाद के विरुद्ध और सभी समाज को समरस करने का उनका आग्रह। इसका एक उदाहरण करपात्री महाराज का है। करपात्री महाराज बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने राम राज्य पार्टी बनाई थी। उन्होंने एक बार गुरु जी को कहा कि आप ऐसा करिए कि आप तो वर्ण व्यवस्था तो हिंदू समाज के लिए बहुत एक आवश्यक भाग है, अपने सभी स्वयंसेवकों को आप कहिए वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन यापन करें। तो गुरुजी ने उनको बड़े अपने नम्र भाव से कहा कि देखिए करपात्री महाराज जी, मैं तो अपने स्वयंसेवक का केवल संघ चालक हूँ, मेरा सुने आवश्यकता नहीं है और ना मेरा इसके ऊपर जोर चलता। आप ऐसा करिए, आपके तो सारे शिष्य आपके संगठन में, वो सारे आपको मानते हैं, आपको गुरु मानते हैं, पहले अपने संगठन में ये वर्ण व्यवस्था लागू करिए, जब लागू हो जाएगी तो हमें बताइए, फिर देखेंगे हम इसको कैसे कर सकते हैं। उत्तर निश्चित उनको समझ में आ गया क्या है। करपात्री जी महाराज बड़े नाराज हो गए, उसके बारे में उन्होंने नाराजगी बाद में ही प्रकट की, लेकिन उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। ऐसे ही और भी उदाहरण है। एक और इंटरेस्टिंग उदाहरण, जब विश्व हिंदू परिषद की स्थापना होनी थी तो एक स्वयंसेवक को कहा कि ये फलाने महाराज जी को बुला कर लाना। उनको बुलाने गया, उनको इन्विटेशन दिया, तो उन्होंने कहा कि मेरी गद्दी कितनी बड़ी होगी, मेरा स्थान कैसा ऊंचा होगा, बाकी गुरु जो आ रहे हैं उनका स्थान कैसा होगा। तो उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं। तो वो बोले फिर मैं नहीं आऊंगा। तो अगले दौरे में जब गुरुजी आए तो गुरुजी ने पूछा क्या हुआ उन संत महाराज का। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे प्रश्न उन्होंने खड़े किए और मेरा सबसे ऊंची सिंहासन चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो मुझे लेकर चलो। उसके पास गए, उन्होंने कहा महाराज जी आपने ऐसा कहा था। उन्होंने कहा हाँ जी मैंने कहा था। तो उन्होंने एक काम करिए, मैं अपना कुर्ता आपको देता, अपना भगवा कुर्ता मुझे दे दीजिए। तो एकदम भौचक के रह गए, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप। उन्होंने कहा सन्यासी जात पात से ऊपर है, ऊंच नीच से ऊपर है। अगर आपको लगता है अभी भी ऊंच नीच की बात आपको करनी है तो आप गृहस्थी जीवन आपके लिए ठीक है, मैं सन्यासी बन सकता हूँ। तो ऐसे एक बहुत ही स्पष्ट भाव। और इसके अंदर पहला आप इसका उदाहरण देखेंगे बहुत बड़ा, तो विश्व हिंदू परिषद जो बना उसके अंदर एकमात्र ऐसा संगठन था जैसे गुरुजी ने पर्सनली बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने समय का और अपने काम का किया। और विश्व हिंदू परिषद की खासियत क्या,
तो अगर हम चोला राजा के समय को छोड़ दें तो हजारों सालों में, और चोला राजा के बाद भी 1000 साल हो गए थे, अलग अलग पंथ संप्रदाय के हिंदू संतों महंतों को एक स्टेज पर लाने का काम वो विश्व हिंदू परिषद ने किया। 100 से अधिक संप्रदाय, सेक्ट, उन सबको एक स्टेज पर लाया। उनकी अपनी प्रतिभा थी, अपना एक विद्वत्ता थी, उनका एक अपना एक विनम्रता थी, जिसके कारण वो आए और सभी एक लेवल पे बैठे उस स्टेज के ऊपर। और पहली बार, जैसे मैंने कहा कि चोला राजा का भी ये सम्मेलन गिन लें तो 1000 साल बाद ये प्रयत्न हुआ जो सफल रहा। और इस प्रकार सभी संतों को, शंकराचार्य से लेकर सिख, जैन, बुद्ध संप्रदाय, सबको लाना, और केवल लाना नहीं तो हिंदवा सहोदरा, सर्वे हिंदवा सहोदरा, यानी सारे हिंदू ये एक ही माँ की संतान है, यानी भाई भाई है, यानी उनमें ऊंच नीच नहीं है, ऐसा एक रेजोल्यूशन पास करवाना। और उसके लिए शंकराचार्य को मनवाना जो वर्ण व्यवस्था को मानते और कई सन्यासी मानते थे, ये अपने आप में क्रांतिकारी था, जिसका शायद हमें कई बार कल्पना नहीं होती कि ऐसे काल में 1964 के अंदर सभी संतों महंतों से शंकराचार्य से कहलवाना कि हिंदवा सहोदरा और न हिंदू पतित भवेत, यानी कोई भी हिंदू पतित हो ही नहीं सकता, इस प्रकार का रेजोल्यूशन पास करवाना, ये सामाजिक सुधार के अंदर बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी योगदान था। और इसके कारण आगे चलकर कई काम हुए, मंदिरों के अंदर हुए, मंदिरों के प्रवेश के अंदर हुए, और इतना ही नहीं तो महिला पुजारी, अन्य समाज के पुजारी, दलित पुजारी, उनको ट्रेन करना और उनको इस व्यवस्था में लगाना, ये सारा काम भी विश्व हिंदू परिषद ने किया। तो एक बहुत बड़ा, जिसको हम कह सकते हैं, योगदान हिंदू समाज को जातिवाद से ऊपर उठाने का गुरु जी का रहा, और ये सांस्कृतिक योगदान हमें हमेशा याद रहना चाहिए। इसी के कारण राम मंदिर जब बना तो उसके अंदर नींव लगाने के लिए एक हमारे दलित भाई साहब को वहां पर रखा गया, उन्होंने शिलान्यास किया, इस प्रकार का योगदान रहा। इसी प्रकार जब विश्व हिंदू परिषद का पहला अधिवेशन नॉर्थ ईस्ट में हुआ प्रयाग के बाद, तो क्यों हुआ? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर इसकी कितनी आवश्यकता है, इसकी कल्पना गुरुजी को थी। गुरुजी ने व्यक्तिगत ध्यान दिया और सारे जनजाति के वहां के जो भी नेता थे, जो भी संत महंत थे, सबको वहां विश्व हिंदू परिषद के अधिवेशन में बुलाया ही नहीं तो जिस प्रकार अपने अलग अलग विचारधारा रखने वाले लोग होते हैं, कईयों ने कह दिया कि ये तो गौमांस खाते हैं, ये तो बीफ खाते हैं, और ये तो नॉन वेज है, हिंदू कैसे हो सकते हैं? तो उस समय, और ये तो मूर्ति पूजा नहीं कर, ये तो एनिमिस्ट है, पेड़ों की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, तो इनको आप कैसे हिंदू गिनते हो? तब श्री गुरु जी ने कहा कि हम भी एनिमिस्ट हैं, हम भी नाग पूजा करते हैं, हम भी नंदी पूजा करते हैं, हम भी प्रकृति की पूजा करते हैं, तो जैसे अगर हम हिंदू हैं तो ये भी हिंदू हैं। जहां तक इनके खाने की आदतें हैं, कुछ ऐतिहासिक कारण से, कुछ वहां के पौष्टान की कमी के कारण वो इस प्रकार का भोजन लेते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे उनका जीवन सुधार होगा, उनको अच्छा खाद्य मिलेंगे, तो ये विचार उनके मन से अपने आप जाएगा, लेकिन ये हिंदू है। और इतना कहने के बाद उनको हिंदू डायरेक्ट कहकर उनको हिंदू धर्म में प्रवेश नहीं करवाया। उनकी जो अपनी अपनी ट्राइबल जो उनके रिलीजन थे, उनके अपने अपने फेथ थे, अपने जो उनके मत पंथ थे, उनको मजबूत करने का काम वनवासी कल्याणाश्रम विश्व हिंदू परिषद ने किया। और उनको उसके अंदर फिर गर्वान्वित होने के लिए उन्होंने उनके लिए बहुत उसके अंदर सहायता की। आज उत्तर पूर्व के अंदर इंडिजिनस मूवमेंट बहुत जोर पकड़ रही है, और एक जो उनका संबल था कि चर्च जो उनको कहता है कि तुम्हारा धर्म बेकार है, तुम्हारा पंथ बेकार है, मूर्तियां तोड़ दो और अपनी पुस्तकें जला दो, और जो क्रिश्चियन बनेगा उसको लाभ होगा, जो नहीं होगा उस परिवार से नाता तोड़ लो। इस प्रकार जड़हीन करने का जो प्रकार चल रहा था, रूट से काटने का प्रकार था, उसके विरोध में एक अच्छे भाव के साथ में समाज में काम विश्व हिंदू परिषद वनवासी कल्याणाश्रम ने खड़ा किया। उसके कारण समाज कटा नहीं है। बहुत सारे वर्ग जो पंथ आज क्रिश्चियन पंथ को मानते हैं, वो भी आज अपने जनजाति के सारे धर्म पंथों के साथ में खड़े रहते हैं, त्योहार मनाते हैं। तो एक वहां की संस्कृति में सबको जोड़ने वाला जो विषय है वो खड़ा करने के अंदर, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। ये काम 70 साल पहले शुरू हुआ था, 70 यहाँ से 75 साल हो गए। 1950 में संघ का काम प्रॉपरली शुरू हुआ था। तो एक बहुत बड़ा बदलाव नॉर्थ ईस्ट के अंदर जनजातियों के अंदर करने का काम ये भी संघ के द्वारा, संघ के प्रयत्न से हुआ, ये हम कह सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता है कि उसी दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गठन हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजनीति की उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन राष्ट्रीय विचारों से उत्तर तरुणों को इकट्ठे करना, जिनकी संख्या 35 लाख है, और उनको देशभक्ति के भाव से जोड़कर और कंस्ट्रक्टिव काम में लगाना, इससे पहले कभी भी किसी विद्यार्थी संस्था ने, संगठन ने किया नहीं था। और जो फैशनेबल नहीं इस प्रकार के विचारों को लेकर हम कह सकते हैं कि उनको साथ में लेकर उन्होंने इस प्रकार से काम खड़ा किया। तरुण जो है वो राष्ट्रीय सीमा हो,
सुरक्षा का भाव हो, ऊंच नीच का भाव, सबके विरुद्ध विद्यार्थी परिषद ने सबके सहयोग के साथ सबको साथ लेकर एक जन जागरण के अंदर बहुत बड़ा काम किया। और यह एक विद्यार्थी जगत के अंदर बहुत बड़ा योगदान विद्यार्थी परिषद कारण हुआ। भारतीय मजदूर संघ हम जानते समय नंबर 1 संगठन है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? उन्होंने मजदूर आंदोलन को पाश्चात्य और लेफ्टिस्ट विचारों से अलग भारतीय विचारों से जोड़कर एक मजदूर संघ खड़ा किया, जो कि उस समय हो ही नहीं सकता था और भारतीय विचारों से जुड़ा हुआ, यानी मेरा परिवार है जहां मैं प्रोडक्शन करता हूं, अगर मैं हड़ताल भी करूंगा तो मैं उस प्रोडक्शन का नुकसान नहीं करूंगा कि मालिक और हम एक ही काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं और मिलजुल कर समस्या का हल निकाल सकते हैं, हमें तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं। तो डिस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी वाला जो भाव था और एक जो संघर्ष का भाव था, उसको भी भारतीय मजदूर संघ ने दूर किया और धीरे धीरे विचारधारा फैली। इतना ही नहीं तो मे रेवोल्यूशन के नाम पे लेबर डे चलने वाला, उसके विरुद्ध विश्वकर्मा दिवस लाकर भारतीय मजदूर को अपने संस्कृति से दोबारा जोड़ने का काम भी भारतीय मजदूर संघ ने किया। ये अपने आप में अनूठा था। तो एक सांस्कृतिक भाव अगर देखें तो मजदूरों के अंदर भी एक भारतीय भाव से चलने वाला इतना बड़ा संगठन करना ही अपने आप में बहुत बड़ा योगदान था, ऐसा मानता हूँ। आगे और बढ़ते हैं तो हमें इतिहास संकलन समिति के बारे में अधिक कुछ पता नहीं है, ऐसा हो सकता है बहुत बड़ी है कि संगठन नहीं है, लेकिन इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आर्यन इन्वेजन थियरी, इसके ऊपर सबसे जो एक सटीक एक जो काम खड़ा हुआ वो था सरस्वती नदी का शोध। उस सरस्वती नदी को शोध करने वाले थे डॉक्टर वीएस वाकणकर, जो कि स्वयंसेवक थे और बहुत जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट थे। जहाँ कुछ देखते थे चल रहा, ट्रेन से उतर के चल पड़ते थे पैदल ही। और उन्होंने 1.25 लाख पुरानी भीमबेटका जो गुफा थी वो भी इसी प्रकार ढूंढी थी। और ये विषय जब चला कि ये सिंधु सभ्यता थी कि वहाँ कुछ और भी कारण थे जिसके कारण वहां से सारे जो सेटलमेंट निकल गए, सैकड़ों सेटलमेंट, वो क्या था। तो उन्होंने बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से सैटेलाइट इमेजरी द्वारा यह एक सॉलिड साइंस एविडेंस खड़ा किया कि सरस्वती नदी यह लुप्त नदी अब हुई है, लेकिन ये नदी जो है वो हिमालय से निकलती थी और बहुत मैसिव नदी थी जो अंत में अरबी सागर में जाती थी। और उसके उन्होंने सारे प्रमाण खड़े किए। इसके कारण और सूख रही है, वो सारे वैदिक प्रमाण और पौराणिक प्रमाण और ऐतिहासिक प्रमाण खड़े किए। और नदी सूखने के कारण वहां से लोगों ने माइग्रेट किया और माइग्रेशन था ईस्टवर्ड हुआ। इस प्रकार से आर्यन इन्वेजन थियरी बदल के आर्यन माइग्रेशन थियरी बनी। और माइग्रेशन थियरी भी धीरे धीरे डूब रही है अभी, क्योंकि उसके पीछे नए और भी के साइंटिफिक एविडेंस आए, जिसके अंदर डीएनए है, जीनोमिक्स वगैरह है, आर्कियोलॉजी है, भाषा है। ये सब देखते हुए पूरे विषय को नया जो एक टर्न देना था, वो टर्न देने का बहुत बड़ा काम इतिहास संकलन समिति और वाकणकर जी के अध्यक्षता में किया। उसके पीछे मोरोपंत पिंगले जी का, बाबा साहेब आप्टे का बहुत बड़ा हाथ था, जिनके किताब मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा, छोटी सी किताब जिसके अंदर दशावतार को लेकर उन्होंने किस प्रकार ये भारतीय पूरे जो एक भारत देश जो था, भारतवर्ष था, उसमें किस प्रकार ये हुआ होगा इवोल्यूशन, उसके बारे में चर्चा उन्होंने की है। एक नया विचार इतिहास और अपने पुरातन इतिहास के बारे में उन्होंने रखा। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो भारत के अंदर इकोनॉमिक थॉट, मनमोहन सिंह जी ने कहा कुछ साल पहले कि हमारे यहाँ मैनेजमेंट का कुछ था ही नहीं, हमारे मैनेजमेंट का थॉट नहीं था, प्रिंसिपल नहीं थे। और अर्थशास्त्र वगैरह हमारे ना पढ़ाई जाती थी ना पढ़ी जाती थी, और अर्थशास्त्र भी कहीं से मिली जाके तो उस पर चर्चा होने लगी। लेकिन ये सब होते हुए भी इकोनॉमिक थॉट जो था प्योरली वेस्टर्न ओरिएंटेड था, जिसके अंदर कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, ये दो विचारधारा मान्य की गई। दो विचारधारा के सारा विचार चला। और इतना ही नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमारे ग्रंथों का अर्थशास्त्र का कहीं भी उल्लेख नहीं, कहीं भी उसका रेफरेंस नहीं है। तो मूलभूत तरीके से हम उनको भूल चुके थे। तो जो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म है, इसका मूल अगर हम देखें, आप सारे तो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं अधिक डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इनका मूल है कि आपका मटेरियल वेलबींग अगर हो जाता है तो आप सुखी रहते हैं। और आपका जो पिंड है वो जानवर जैसा ही है, जानवर को खाना पीना दिया, मनोरंजन दिया तो जानवर खुश रहता है। इसी प्रकार व्यक्ति को भी दे दिया तो व्यक्ति खुश रहेगा। इस प्रकार से मटेरियल वेलबींग, फर्क दोनों में इतना था कि एक कहता था कि पूर्ण रूप से आजादी हो और पूर्ण रूप से जिसको हम कह सकते हैं कि मानवीय स्वातंत्र हो, इंडिविजुअल फ्रीडम हो, कमाने की, बनाने की, जिसके अंदर कोई भी रोक टोक सरकार का ना हो, लॉ एंड ऑर्डर छोड़कर। और दूसरी तरफ ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये पूर्ण रूप से सेंट्रलाइज्ड हो, पूर्ण रूप से समाज यानी कम्युनिस्ट पार्टी का हो।
ऐसा एक दोनों में यही अंतर था कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल कौन करेगा, लेकिन मूल बात की केवल मटेरियल वेलबींग से आदमी संतुष्ट होता है। तो उसके यह भारत के विचारधारा को सूट नहीं करता। यह ध्यान में रखते हुए गुरुजी ने दीनदयाल उपाध्याय जी को कहा कि इस पर विचार करो, और एक तीसरा सोच जो भारतीय मूल विचार से मेल खाए उसके ऊपर आप इसके ऊपर काम करिए। और उसका परिणाम था कि एकात्म मानव दर्शन का एक जन्म हुआ, जिसके अंदर भारत की मूल सोच, जिसको दीनदयाल उपाध्याय जी ने चिति का संज्ञा दी थी, वो चिति के आधार पर भारत की सोच क्या हो, आर्थिक सोच क्या हो, और मैं इसको आर्थिक तो नहीं कहूंगा, पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसी हो, जिसके अंदर मनुष्य केंद्र में हो, उसका केवल ऐहिक सुख नहीं तो उसका जो स्पिरिचुअल वेलबींग यह भी अपना जो जो राज्य है वो करे। इस प्रकार से एक अलग सोच वहां पर दीनदयाल जी ने प्रस्तुत की। धीरे धीरे उसकी एक्सेप्टेंस अब आ रही है। जो लोग कहते थे दीनदयाल उपाध्याय हु, जब ये मोदी जी ने नाम लिया, आज उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मोदी जी ने जो कदम उठाए उसी अंत्योदय के अंतर्गत है। और ओवरऑल डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, लास्ट पर्सन इन द क्यू, वो जो सारी पॉलिसियां चल रही हैं उसी संघ की सोच के कारण, और वो जो एक पॉलिटिकल इकोनॉमी की सोच है, एक मानव दर्शन, बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन संघ का रहा। अगर और आगे जाएंगे तो भारत के अंदर हम देखते हैं कि आजादी के बाद भी, स्वतंत्रता के बाद भी ऐसे कई जानबूझ के कीड़े छोड़ दिए गए, जिसके कारण भारत के अंदर फॉल्ट लाइंस के ऊपर युद्ध चलते रहे, भारत के अंदर अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे। इसका एक इंतजाम अंग्रेजों ने किया, उसको आगे बढ़ाने का काम कम्युनिस्ट ने किया। और इस प्रकार से जिसको हम डाइवर्सिटी को हम सेलिब्रेट करते हैं, डाइवर्सिटी को हमने फॉल्ट लाइन गिना और भारत के समाज को तोड़ने के बार बार प्रयत्न किए। तो इसके बारे में संघ रेजोल्यूशन पास करता रहा है। उस रेजोल्यूशन के ऊपर जो मेरा पीएचडी है, जिसके ऊपर ये नई किताब है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड आरएसएस वे, जिसके अंदर मैंने ये बताने का प्रयत्न किया। मैंने 3 कॉन्फ्लिक्ट जोन गिने, हालांकि कॉन्फ्लिक्ट 100 भी बहुत सारे हुए हैं, जिसके अंदर उत्तर पूर्व, पंजाब और जम्मू कश्मीर, इसको मैंने लिया है। तो हर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इंटीग्रेटेड, उसके अंदर इंटीग्रेटिव जो हार्मनी है वो क्या है, ऐसे कौन सा मूल है जो इनको जोड़ता है बाकी लोगों के साथ, बाकी भारत के साथ में, उसको हाईलाइट करना, वहां की समस्या को वहां की समस्या के अनुसार और अपनी शक्ति के अनुसार उसको हल करने के लिए वहां पर काम करना, उसके लिए अपने स्वयं को प्रेरित करना, और एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म विजन लेते हुए अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखना, उसको शॉर्ट टर्म विजन के साथ नहीं रखना, जिस विजन के साथ पॉलिटिशियन काम करते हैं। इसके कारण राष्ट्र के उस समय के मेन स्ट्रीम के विचारों के विरुद्ध भी संघ विचार रखता रहा, और विचार धीरे धीरे मान्य हुए, और जब तक मान्य नहीं संघ उन पर काम करता रहा। आप चाहे जम्मू कश्मीर देखिए, चाहे पंजाब देखिए, पिछले जो टेररिज्म का जमाना था, चाहे नॉर्थ ईस्ट देखिए, उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। उसके पीछे सालों की मेहनत थी, त्याग था, स्वयं के बलिदान थे, जिनको मारा गया, जिनको अपने जान गंवानी पड़ी। लेकिन उस विचार को रखते हुए भारत के अंदर जो एक कॉमन कल्चर है, एक एकात्मता बांधने वाला जो धागा है, उसको पकड़ के हर समस्या के अंदर हल ढूंढना, अपने लोगों को उसमें लगाना और अपनी शक्ति के अनुसार काम करना। जहाँ एक और सरकार को क्रिटिसाइज करना, वहीं पर सरकार के साथ खड़े रहना जहां जहां आवश्यकता हो, और सरकार उस समस्या को हल कर सके, ऐसा वातावरण बनाना, एक बहुत बड़ा काम संघ ने किया। और अगर आप देखें कि संस्कृति के जोर पर आज भी नक्सल बेल्ट के अंदर नक्सलों का पूरा राज्य नहीं बनता, उसका कारण ये है कि उनको मूल से उस समाज को जोड़ के रखने का काम संघ ने किया। हमें राम मंदिर पता है, लेकिन जब जब कन्वर्जन बड़ी तेजी से चल रहे थे, जिसको कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वायलेंस ऑन द सोल, उस समय कन्वर्जन रोकने के लिए एक मास मूवमेंट खड़ी की गई, जिसको हम एकात्म यात्रा के नाम से जानते हैं, जिससे 8 से 10 करोड़ भारतीय जुड़े, और कन्वर्जन के ऊपर बहुत बड़ा एक काम संघ ने किया, कन्वर्जन रोकने का काम। और उसका परिणाम हम देखते हैं कि समाज के अंदर इतना ही नहीं, तो कन्वर्जन के मूल कारणों को देखते हुए मठाधीशों को, स्वामियों को, गुरुओं को उन बस्तियों में जाना, उन बंधुओं को अपने साथ में लेना, और हम ही है, आप हमारे ही, इस प्रकार का भाव पैदा करना, इस प्रकार का उनको प्रेरित करके उन सारे मठाधीशों को, अधिक से अधिक लोगों को समाज के अंदर उतरने का प्रोत्साहन देना, ये संघ ने किया, जिसके कारण समाज के अंदर एकात्मता का बहुत भाव जागा। जातिवाद के प्रश्नों को लेकर हम देखें तो सामाजिक समरसता मंच जो अधिक पॉपुलर नहीं है, लिमिटेड उसका काम है, लेकिन उस काम का महत्व क्या था कि जिसको हम फॉल्ट लाइन बोलते हैं, उस फॉल्ट लाइन को दूर करते हुए हम किस प्रकार से एक सोशल हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने ही संस्कृति में ऐसे लोगों को ढूंढ के निकाल के उनके साहित्य को प्रस्तुत कर सकते हैं जो हमारे आत्मिक और हमारे सामाजिक एकता को बढ़ावा दे, हमारी एक हार्मनी को प्रोत्साहित करे। इस प्रकार का विषय भी रखा गया, यह भी संघ ने किया।
अभी अगर हम संस्कृति की बात करते हैं तो एक ही उदाहरण दूंगा। संस्कार भारती ने हैप्पी न्यू ईयर के बदले में गुड़ी पड़वा को, या जिसको वर्ष प्रतिपदा को भारत का मूल नया वर्ष है, इसको कुछ ही सालों के अंदर स्थापित किया। और स्थापित ही नहीं किया तो आज आप देखेंगे फैशनेबल हो गया है कि हम अभी गुड़ी पड़वा और वर्ष प्रतिपदा के दिन हिंदू नव वर्ष मनाते हैं, जुलूस निकलते हैं और उसके अंदर लोग प्रोत्साहन से भाग लेते हैं। और सारे भारत में अलग अलग नाम पे होता है, लेकिन लोगों को ध्यान में नहीं आता था। उसको एक सारे भारत को एक नव वर्ष के साथ जोड़ना, ये एक बहुत बड़ा काम सांस्कृतिक एकता के अंदर संस्कार भारती ने किया, जिसका असर हम देख रहे हैं। और एक हमारा प्रैक्टिकल एक कैलेंडर के हिसाब से हम जो हैप्पी न्यू ईयर करते थे, तो उसके बदले हमारी सांस्कृतिक जो हमारा वर्ष है उसको मनाना, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारी सोच में लाने का काम भी संस्कार भारती ने किया। थोड़ा आगे जाएंगे तो हम ये भी देखते हैं कि केवल इतना ही नहीं, तो जहां जहां पर भी इस प्रकार के विचार हैं उनको प्रोत्साहित कैसे करना, और सांस्कृतिक एकता जो है, चाहे वो उत्तर पूर्व के अंदर महाभारत रामायण की हमारी संस्कृत जो हमारी संस्कृति को जोड़ता होगा हमारे सारे भारत से, जिसको हमने कभी जाना नहीं पहचाना नहीं, उसको उभारना, उसको बाहर लाना, ये भी अपना महत्व का एक काम है, ऐसा मैं मानता हूँ। और आखिर में अगर मैं कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि समाज शास्त्र के अंदर संगठन प्रबंध, संगठन शास्त्र को एक नया रूप देने वाला, सामाजिक संगठन कैसे बने, कैसे बन सकते हैं, साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं। गुरुजी कहते थे वी आर चैंपियंस, वी आर द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक संगठन 100 साल कैसे चलता है, कैसे बढ़ता है, और इतना बड़ा संगठन होने के बाद भी इंडिविजुअल स्तर पे हर व्यक्ति अपने को विकसित कैसे करता है, अलग अलग विषय को लेकर कैसे स्वयं के संगठन खड़े कर सकता है। एक सर्वसाधारण व्यक्ति जो शायद अगर संघ में न आता, वो केवल एक क्लर्क या इंजीनियर या उद्योगपति बन के रह जाता, वो उसमें कैसे जुड़ा और उसने किस प्रकार से समाज के अंदर अद्भुत काम खड़े किए। ऐसे अद्भुत व्यक्ति निर्माण करने के जो एक मशीनरी, एक मैनेजमेंट सिस्टम खड़ा किया संघ ने, और एक यूनानिमस तरीके से एकात्म सबको एक विषय पर इकट्ठा एक विचार लाना और उसको स्वीकृति मिलने पर सबने वो काम करना, ये बहुत रेयर होता है, चाहे वो कोई भी संगठन हो। और ये उसके संघ की लॉन्जेविटी का बहुत बड़ा कारण है कि यूनानिमिटी के साथ में, कंसेंसस के साथ में विषय को समझना, अगर वो नहीं समझ में आता तो उस विषय को टेम्पररी छोड़ भी देना, उसके कारण निर्णय लेट होते हैं तो भी चलेगा, लेकिन किसी को भी छोड़कर आगे बढ़ने की हम अगर कोशिश करेंगे तो वो संगठन कमजोर होता है। तो इस प्रकार से जो जो उसके प्रचारक व्यवस्था होगी, उसके अंदर गठनायक व्यवस्था होगी, उसके अंदर फिजिकल और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के जो आयाम है, वो जैसे आयाम होंगे, उन आयामों के अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है। तो ये जो साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे बड़ी देन है संघ की, जिसको अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे, संघ देश के कारण उस विषय पे सोचते ही नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी देन है जिसके ऊपर कई रिसर्च पेपर बन सकते हैं। किस प्रकार एक संगठन शास्त्र संघ ने खड़ा किया, जिसके कारण एक समाज का केवल एक संगठन नहीं, तो आगे संगठन के अंदर कई संगठन बनते गए, अपने आप में इतने बड़े संगठन बने जो संघ से अधिक सदस्य भी किसी का हो सकता है, किसी जो अपने आप में मास ऑर्गेनाइजेशन है, जो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जिनको संघ के पैरेलल वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक विचार से चलने वाले अलग अलग संगठन, एक विचार से प्रेरित संगठन चलाने वाला एक व्यक्ति निकलता है, वो संगठन खड़ा करता है, और संघ उसके अंदर जहां आवश्यकता सहयोग देता है, जहां आवश्यकता नहीं उनको काम वो करते हैं। तो एक एक शाखा से शुरू होने वाला एक संगठन जो 13-14 साल के वर्ष के बच्चे ने शुरू किया था, आज कम से कम 36 ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, 1.5 लाख सेवा कार्य है, 30,000 स्कूल है, पता ही नहीं कितने हजार कॉलेजेस है, कितने सारे जो सामाजिक संगठन है, वो सारे के सारे एक सूत्र से, एक विचार से चल के चलने वाले और लगातार लोगों को जोड़ते हुए जो उन्होंने एक संगठन का शास्त्र खड़ा किया है, ये अपने में अद्भुत देन समाज शास्त्र के अंदर संघ की, ऐसा मानता हूँ। इसके साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। इसके बाद में आप प्रश्नोत्तर का विषय ले सकते हैं और मैं सहर्ष उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना कह सकता हूं कि आपने पिछले लगभग 100 सालों के इतिहास को बिंदु में सिंधु की तरह समाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और यह हम सबके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। अब मैं आग्रह करता हूं कि जिनके पास भी प्रश्न हो वो अपना हाथ उठाएं, यानी जूम में, फिर हम उनको अनम्यूट करेंगे और वो अपना सवाल पूछ सकते हैं।
इस जब तक कोई अपने सवाल रखे, मेरे मन में एक प्रश्न है। अभी हम आपने इतिहास की बात की है हमारे सामने कि किस प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में संघ ने भूमिका निभाई और इसका इतिहास रखा है। आपने बहुत सुंदर से इसका इतिहास रखा है। अभी जो वर्तमान में परिदृश्य है, इसको देखते हुए अगर हम एक जांच करें तो भविष्य के लिए संघ के सामने सामाजिक दृष्टिकोण से क्या बड़ी चुनौतियां हैं? अनम्यूट सर प्लीज। मैं ये मानता हूँ कि जो लक्ष्य संघ ने रखा है कि 2025 में जब 100 साल पूरे होते, हर गांव तक, हर मंडल तक शाखा पहुंचे और हर क्षेत्र के अंदर कुछ ना कुछ काम हो, हर बस्ती में, शहरों में, हर बस्ती में काम हो, ये हम मान सकते हैं कि यह एक बड़ा चैलेंज संघ के पास है। क्योंकि जहाँ पर बहुत रिमोट एरिया है, जहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या भी कम है और जहाँ पर विरोधी वातावरण है, वहां पर ये काम कैसे खड़ा करना, चैलेंज पहले भी संघ ने स्वीकार किया, अब भी स्वीकार करेगा। लेकिन पहला तो चैलेंज ये है। दूसरा, बदलते समय के साथ संगठन को और उसके अनुरूप बनाना, जिसके अंदर जैसे हम कहते हैं कि पिछले कई सालों में संघ की जो पुरानी शाखा थी, तो उसके बदले IT मिलन चल रही, साप्ताहिक शाखाएं चली, अलग अलग प्रयोग किए गए। एक प्रयोग जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा कि आज से 3 साल पहले 18 लाख तरुणों ने, 25 साल से कम उम्र के तरुणों ने सर्वे के अंदर हिस्सा लिया था, ऑनलाइन सर्वे के अंदर संघ के स्वयंसेवकों ने। और अपनी रुचि आपकी क्या है, आप कौन सी रुचि में काम करना चाहेंगे, इस प्रकार से उसके अंदर प्रश्न पूछे गए थे, जिसके अंदर 17 से 18 लाख तरुणों ने भाग लिया। और उसके आधार पर उसका वर्गीकरण हुआ और वर्गीकरण के बाद में जो जिस विषय में इंटरेस्टेड है उस विषय के अंदर उसको ट्रेनिंग देना। यार अब तक ऐसा था कि संघ की शाखा से व्यक्ति निकलता है, संगठन शास्त्र में उत्तम वो बनता है, ग्रेजुएट बनता है और बाद में जिस क्षेत्र में जाता है उस क्षेत्र में अपने हिसाब से काम करता है। एक नया प्रयोग होने वाला है जिसके अंदर जो जिस विषय में इंटरेस्टेड है, अगर संघ की शाखा से नहीं भी निकला, संघ की शाखा में बड़ी उम्र में आया, तो उसको इस प्रकार से उस विषय की ट्रेनिंग देकर उसको उस काम में लगाना, एक प्रयोग। इस प्रकार महिलाओं का 43,000 महिलाओं का सबसे बड़ा सर्वे संघ से प्रेरित संस्थाओं ने किया, महिला संस्थाओं ने, और उसकी रिपोर्ट भी सरकार को दी गई। तो उनकी आज की स्टेटस, उनकी आज की समाज में परिस्थिति और क्या वो करना चाहते हैं, क्या उनके मन में है, उस विचार से महिलाओं के लिए नीतियां बने, ये काम और संघ ने किया। तो जैसे जैसे समय आता है उस हिसाब से नए नए प्रयोग करना, उस प्रकार से नए चिंतन करना, वो लगातार चलता रहेगा। और जैसे जैसे हिंदुत्व का वातावरण बढ़ रहा है, जैसे जैसे राष्ट्रत्व की भावना बढ़ रही है, उसके विरोधी जो थे, जिन्होंने 70 साल तक हमें बताया हम देश थे, हम एक देश थे ही नहीं, हम 17 देशों का सम्मिलन है और हम इकट्ठे यूनियन ऑफ स्टेट से बने, हमारा कभी एक राष्ट्र था ही नहीं, ऐसे लोगों के लिए एक मन में बहुत ईर्ष्या का भाव और बहुत बड़ा एक दुश्मनी का भाव जागा है, जिसका प्रतिरूप इस समय हम अलग अलग संघर्षों में देख रहे हैं। ये बड़ा चैलेंज सारे समाज के लिए होगा, और क्योंकि संघ समाज का ही संगठन है, इसके लिए भी संघ के लिए चैलेंज होंगे, किस प्रकार से ऐसी शक्तियों को एक्सपोज किया जाए, किस प्रकार से ये हिंसा का टर्न न लेते हुए एक पॉजिटिव टर्न ले और समाज जागृत हो। ये दूसरा मैं मानता हूँ कि आने वाले समय का चैलेंज मान सकता हूँ। तो प्रोफेसर ब्रजेश पांडे सर, आप कुछ प्रश्न या कमेंट? ब्रजेश सर, ओके। जब तक ब्रजेश सर का प्रश्न आता है, एक चैट बॉक्स में प्रश्न आया है, सीधे मेरे पास आया है वो। चूंकि हिंदुत्व की बात हुई है और हिंदुत्व के बारे में आजकल बहुत चर्चा भी हो रही है और लेख भी बहुत आ रहे हैं, तो आप इस विषय पर आपने बहुत लेख भी लिखे हैं, तो ये आग्रह है कि हिंदुत्व की जो कंसेप्ट है इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी अगर आप दें। देखिए, मैंने जानबूझ के हिंदुत्व के विषय को छेड़ा ही नहीं था, क्योंकि मैं चाहता था कि जो विषय है उसी पे रहे हम। लेकिन हिंदू का मुख्य रूप से मानता हूँ कि हिंदू हिंदू विचार का जो तत्व है वो हिंदुत्व है, एसेंस ऑफ हिंदू फिलोसफी हिंदुत्व। और यह जो हिंदुत्व का भाव है हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जिसके कई रूप हम अपने फिर 10,000 सालों से लगातार देख रहे हैं, जो कॉमन है सारे पंथों के लिए, सारे धर्मों के लिए, जो भी भारत से निकले, और हमारी संस्कृति के लिए कॉमन तत्व है। तो ऐसे राष्ट्र को जोड़ने वाले जो कॉमन तत्व हैं सारे वो इस हिंदुत्व में आते हैं। यह किसी पंथ या किसी एक संप्रदाय का विचार नहीं है, तो सारे अपने हिंदू संस्कृति का और एक धर्म का विचार है, जिसके अंदर से कई पंथ हमारे देश में निकले, उनके कई कॉमन रूट्स है, कॉमन क्वालिटीज है, और इसके कारण उसको हम हिंदुत्व कहते हैं। इसके कारण हम कहते हैं कि हिंदुत्व जो है ये भारत की मूल फिलॉसफी है,
जिसके अंदर, जिसको हम कह सकते हैं एक एक सत्य और उसके कई रास्ते हैं, शॉर्ट में इसको कह सकते हैं, और कई बातें हैं। आप सभी यहाँ पर डॉक्टरेट हैं, सभी यहाँ प्रोफेसर है, तो इसके विषय को और मैं विस्तारित नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मेरी RSS 360 के अंदर, उसके अंदर मैंने अलग तरीके से उसको व्याख्या की है, आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं इतने में प्रश्नोत्तर है, इसलिए इतने में इसको मैं विराम दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर तो लोगों ने हजारों घंटों के व्याख्यान दिए, तो मैं उसमें क्या बोलूं। धन्यवाद रतन जी। अब मैं श्री डॉक्टर संजय झा जी से आग्रह करता हूं कि वो समापन टिप्पणी एवं धन्यवाद ज्ञापन रखें। संजय झा जी। दरअसल एक प्रश्न अभी गोपाल जी का है, यदि वो समय हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछ लीजिए, प्लीज बता दीजिए। गोपाल जी का प्रश्न है कि हाउ संघ कैन कंट्रोल एंड रिवर्स द इल इफेक्ट्स ऑफ कन्वर्सन, especially by Christians silently keeping tribals and Dalit community in mind, or they are doing this through financial support, which I think Sangh will not counter through this way. How should Sangh counter this challenge, and what present political establishment should do on ground? देखिए, संघ, आपको इंग्लिश में उत्तर चाहिए, हिंदी में चलेगा? हिंदी में चलेगा सर, सब लोग समझते हैं। ठीक है। तो अगर आप देखें कि चर्च, संघ और विश्व हिंदू परिषद या वनवासी कल्याण आश्रम का इतना दुश्मन क्यों है, ऑर्गेनाइज चर्च, इवेंजलिस्ट चर्च, आज तो काफी क्रिश्चियनों को ध्यान में आने लगा है जब मैं बातचीत करता हूँ कि संघ हमारा दुश्मन नहीं, हिंदू हमारे दुश्मन नहीं। उसके कारण लव जिहाद भी एक कारण है, उसका और भी कारण है। जैसे जैसे देख रहे हैं कि समाज धारा में जुड़ना है, तो ऐसा कोई गलत विचार नहीं है। लेकिन जो इवेंजलिस्ट है वो क्यों जुड़ते हैं वनवासी कल्याण आश्रम संघ से, सारे संघ स्कूल ऑफ थॉट से? क्योंकि कन्वर्जन रोकने में कुछ हद तक संघ सफल रहा है। इतना ही नहीं तो कन्वर्जन रिवर्स करने में कुछ हद तक संघ सफल रहा है। घर वापसी कम है, लेकिन घर वापसी भी हो रही है। जिस तादाद से कन्वर्जन उधर हो रहे हैं उससे कम घर वापसी हो रही है, लेकिन हो रही है। इसी प्रकार जिन छोटे छोटे पंथों को कुचलने का प्रयत्न चर्च कर रहा था, वो भी जैसे मैंने कहा विफल हो रहा है धीरे धीरे। अपने अपने गर्व को, अपनी संस्कृति गर्व को लोग महसूस कर रहे हैं। दूर सुदूर क्षेत्रों के अंदर संस्कार के कार्यक्रम करना, स्कूल चलाना, हॉस्टल खोलना और सेवा कार्य खड़े करना, आर्थिक रूप से उनका कैसे उनका उन्नति हो, इसके बारे में काम करना। हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं होंगे, हमारे लोग हैं जितने रिसोर्सेज चर्च के पास है, लेकिन हमारे अंदर बहुत बड़ा एक जज्बा है और हम ऐसे लोग से कनेक्ट कर रहे हैं जो लोग हमारे ही हैं। किसी किसी गलत भावना के कारण और किसी लालच के कारण उनको जिस प्रकार से बरगलाया गया और हमारी गलतियों के कारण जिस प्रकार से वो गए, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे अन्य कोई कारण हो, उसके अंदर उनको फिर जोड़ना कंपैरेटिवली हमें चर्च से ज्यादा आसान है। और उसके अंदर though we don't have so many resources, we've been able to fight it out and we've been able to do work in that area. जैसे मैंने कहा 1983 का जो एकात्मता यात्रा था, सबसे बड़ा अभियान था जिसके अंदर हम ये समाज को समझा सके कि ये जो कन्वर्जन है इसके अंदर हमारा भी हाथ है, क्योंकि हमने बाकी समाज के बंधुओं को अपने साथ रखा नहीं, अपने साथ उनको अपने जैसा समझा नहीं, और इसके कारण सामाजिक समरसता, इसके कारण कन्वर्जन के लिए जैसे मैंने कहा मठों को, मठाधीशों को उस समाज के अंदर उतारना, उनके जुलूस वहां लेकर जाना, उनके अंदर एकात्म भाव पैदा हो। क्योंकि हमें याद रखना चाहिए, अगर कन्वर्जन को कोई रोक पाए, ये आकारिता को रोक पाया, तो यही समाज है जिसको हमने अपने आप से दूर रखा। भी समाज का बहुत बड़ा योगदान है, वनवासी बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान है इस युद्ध के अंदर। आजादी का युद्ध हो चाहे उससे पहले टर्किश या मंगोलों का युद्ध रहा हो, उन सभी को उस प्रकार से सत्कार का भाव मिले, इतना भी किया तो कन्वर्जन के ऊपर बहुत अंकुश लग सकता है। आज जो हॉस्टल चलते हैं वनवासी बंधुओं के अंदर कोई कन्वर्जन नहीं होता, लेकिन वहां जो क्रिश्चियन भी आता है, जो ट्राइबल अपने पंथ को मानता भी रहता है, उसके मन में एक आदर भाव, उसके अंदर एक सोशल हार्मनी का भाव जागता है और वो मानता है कि मेरा पंथ अलग होगा, लेकिन मन से तो मैं यही भारतीय हूँ। तो इस प्रकार से उस विषय को बदलने का प्रयत्न कई स्थान पर, जैसे शबरी कुंभ हुआ, नर्मदा कुंभ हुआ, उसके अंदर समाज को जो फिर से जोड़ने का काम बड़े स्तर पर हुआ। और केवल हनुमान की एक पेंडेंट देने के कारण लोगों ने अपने आप को दोबारा उस पंथ से जोड़ा, उस धर्म से जोड़ा जिससे पहले से जुड़े हुए थे, और उन्होंने अपने आगे क्रॉस वगैरह हटा दिए। ये अपने आप में साबित कि हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। केवल उनको थोड़ा भी सिंचित किया तो उनसे तुरंत एक अपने को एक रिस्पांस मिलता है। वो काम संघ कर रहा है। और अधिक काम की आवश्यकता है, और अधिक लोगों की आवश्यकता है। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि सारा समाज तो समाज सेवा के लिए निकलता नहीं, और
लेकिन वो जिस स्तर पे चाहे उसके अंदर मदद करेगा तो काम और तेजी से बढ़ेगा। संजय जी। धन्यवाद प्रणव जी, और धन्यवाद प्रोफेसर रजनीश मिश्रा सर, डॉक्टर रतन राज शारदा सर, और हमारे अभिभावक प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पांडे सर। यह मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि मुझे आज आप लोगों के साथ डॉक्टर रतन शारदा जी के वक्तव्य का आनंद लेने का मौका मिला, और आप सभी को के सामने में प्रज्ञानम जेएनयू की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करने का भी सौभाग्य मिला। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर रतन शारदा जी, जो एक इमिनेंट स्कॉलर हैं और एक आरएसएस पर एक अथॉरिटी के रूप में जाने जाते हैं, उनको हमारी इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए और अपना वक्तव्य हम लोगों के सामने में रखने के लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उन्होंने आरएसएस के बारे में बताया कि किस तरह से पिछले 100 साल में 4 अलग-अलग विचारधाराएं चली, और उसमें से बाकी 3 जो हैं लगभग मृतप्राय हैं, और एकमात्र संघ की जो विचारधारा है, जो देश की संस्कृति को, पूरे देश को एक साथ जोड़ने वाली विचारधारा है, वो अभी किस तरह से बढ़ रही है और कितने इसके अनुषंगिक संगठन बने, और जो हर एक क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, या फिर अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो, जो कि देशवासियों के लिए और देश के विकास में किस तरह से उन्होंने योगदान दिया है, वो सभी विचारधाराएं, वो सभी अनुषंगिक संगठन, इस पर उन्होंने इसके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से 1936 में राष्ट्रीय सेविका समिति का गठन हुआ और उन्होंने महिलाओं के मुद्दों को उठाया। फिर शंकराचार्य जी को किस तरह से संघ ने इस बात के लिए परसुएट किया कि वो आकर के बोले कि हिंदू में सभी हिंदू सहोदर हैं। यह एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था, सामाजिक रूप से कम, जिससे कि आज जो उस समय हुआ, इससे लगभग 60-70 साल पहले जो हुआ, उसका हमें आज प्रतिफल देखने को मिल रहा है। उसी तरह से पूर्वोत्तर में जहाँ पर कि जहाँ की भाषा और जहाँ का खान-पान अलग है। इनफैक्ट ये तो कहा जाता है कि भारत में कोस-कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। तो वो है, लेकिन फिर भी पूर्वोत्तर में भी संघ ने अच्छा कार्य किया, और पूर्वोत्तर के लोगों को भी देश के बाकी सभी क्षेत्र के लोगों के साथ जोड़ने में एक बहुत ही अभूतपूर्व भूमिका संघ ने निभाया है। संघ के अनुषंगिक संगठन जिसमें कि एबीवीपी भी है, जिसके 35-40 लाख विद्यार्थी हैं, जो कि एक रनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में और समाज में विभिन्न कार्यों के द्वारा अपनी छाप छोड़ रहे हैं। बीएमएस और इतिहास संकलन समिति के भी उन्होंने कार्यों पर प्रकाश डाला। इस तरह से संघ ने धर्म परिवर्तन के लिए जो बहुत ही सकारात्मक, उसको रोकने के लिए बहुत ही सकारात्मक योगदान जो होता है, जैसे लोगों को अपनी संस्कृति से वाकिफ कराना, उनको अपनी संस्कृति के बारे में बताना और अपने साथ जोड़े रखने के लिए इस तरह से सकारात्मक उन्होंने संघ ने योगदान दिया। इकोनॉमिक पॉलिसी जो अभी सरकार की है, इस पर भी डॉक्टर रतन शारदा जी ने कहा कि जिस तरह से अंत्योदय योजना या बहुत सारी और योजनाएं हैं, वो भी संघ की ही प्रेरणा से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया, जो कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचता है, उसके बारे में कहता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अपने समाज में राजनीतिक, आर्थिक और जो भी राजनीतिक केंद्र बिंदु की जो विचारधारा है, तो वो संघ की ही विचारधारा रह गई है। और सबसे आखिर में बहुत ही अच्छा पॉइंट जो डॉक्टर रतन शारदा जी ने हमारे सामने रखा, वो है संगठन प्रबंध का। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि संघ
का एक बड़ा योगदान यह भी है कि संघ ने ऐसे स्वयंसेवकों को पैदा किया है जो कि इस तरह का भाव लेके चलते हैं कि जहां कम वहां हम। तो जहां भी उन्हें कोई चीज दिखती है कि कमी है, यहाँ पे कार्य करने की जरूरत है, वो अपनी तरफ से सेल्फ मोटिवेटेड होकर के वहां काम करते हैं। और मैं इसके साथ ही यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागणों को भी प्रज्ञानम जेएनयू की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा और चाहूँगा कि आगे भी इसी तरह के व्याख्यान में हम लोग ज्ञानवर्धन करते रहें। और इसी के साथ मैं प्रणव जी को माइक सौंपता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद संजय जी। मैं आप सबसे अंत में आग्रह करता हूं कि प्रज्ञानम जेएनयू के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करें। आइए कार्यक्रम के अंत में हम सब करबद्ध होकर आंतरिक एवं बाह्य शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें। ओम शांति शांति शांति। सबका कल्याण हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 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 नमस्कार। नमस्कार।